आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अभी आप ये देख रहे हैं कि एमओयू तो साइन हो गया है। बातचीत भी एक तरह से डायरेक्टली तो नहीं हो रही, लेकिन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं एक तरह से शुरू हो गई है फिर से। हमने देखा कि दोहा में जिस तरह से ईरान का डेलीगेशन, अमेरिका का डेलीगेशन वो वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन डायरेक्ट आपस में मेज की पर बैठकर आमने सामने बातचीत नहीं है। ये ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सैयद अब्बास अरागची ने जिस तरह से कहा कि अपनी पालतू जानवरों को, यानी कि वो इजराइल की बात कर रहे थे, नेतन्याहू की बात कर रहे थे कि उनको संभाल कर रखें, ये अमेरिका को एक तरह से चेतावनी दी है, वरना हम कड़ा सबक सिखाएंगे। क्योंकि लगातार आप ये देख रहे हैं कि लेबनान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उससे वो बाज नहीं आ रहा है। और अब आप ये देखिए कि जिन लोगों को ये लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल में किसी तरह की कोई ठन गई है, तो अमेरिका ने एक परमानेंट जो अपनी एम्बेसी है उसे जेरूसलम में बनाने की जो डील है उसको इजराइल के साथ अभी साइन किया है। ये शायद कल की खबर है कि इसको साइन किया गया है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि जेडी वेंस, जिसकी बात लगातार हम करते रहे अपने कार्यक्रम में, जेडी वेंस ने उस पर एक तरह से टीवी चैनल पर बैठकर पूरी दुनिया के सामने उस पर मोहर लगा दी। उन्होंने ये कहा कि वो एक तरह से टाइम बोरो किया जा रहा है अपनी इकोनॉमी को एक तरह से पटरी पर लाने के लिए, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए और दूसरी चीजों के लिए। और ये जो एमओयू साइन हुआ है वो दरअसल टाइम लिया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, 50 डिग्री से भी ज्यादा का टेम्परेचर है जीसीसी कंट्रीज में, और इसीलिए अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं वो वहां पर उस तरह से जंग के माहौल में नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए भी टाइम बोरो किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। होना वही है जो ज़ायनिस्ट लॉबी और इजराइल चाहेगा। क्या वाकई में इस तरह परिस्थितियां जा रही हैं? एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में भी पूरी तरीके से ठन गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि ऑपरेशन फ्रीडम, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए जो ऑपरेशन फ्रीडम चलाया जाना था और उसको लेकर सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल होना था, वहां से जहाजों को जो उड़ान भरनी थी वहां पर एक तरह से इसको खोलने के लिए वो सऊदी अरब ने मना कर दिया था। और अब एक तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से ईरान की ताकत बढ़ रही है कि क्या इन जीसीसी कंट्रीज को भी अकल आ रही है, और इसीलिए क्या सऊदी अरब ने इस तरह का डिसीजन लिया, और क्या ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में ठन गई है। और आखिरी बात की जिस तरह से मुश्तबा खामनाई के लिए भी खबर आ रही है कि इजराइल ने फिर से एक तरह की धमकी दी है कि उन पर किसी तरह का हमला हो सकता है। क्या यह हमला उस तरफ इशारा कर रहा है कि अभी आयतुल्लाह अली खामनाई, शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जो जो आखिरी रसूमात है वो होनी है, जनाजा उनका जो है वो निकलेगा, जिसमें लोग उनका आखिरी दीदार करेंगे और फिर उनकी तदफीन होगी, यानी कि उनको उनका कफन दफन होगा। तो क्या उस वक्त इजराइल कोई बड़ा हमला कर सकता है? इस तरह के तमाम जो डाउट्स हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वॉर हिस्टोरियन, वेस्ट एशिया मामलों के जानकार, जिनको आप सब सुनना बहुत पसंद करते हैं, उनकी राय को, उनके एक्सपर्ट ओपिनियन को। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल अमरीश जी आपसे कि ये जेडी वेंस ने जो खुले तौर पर जो कहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई पोजिशनिंग कर रहे हैं, बहुत कैजुअली जिस तरह से वो बातों को रख रहे थे उसमें उन्होंने अमेरिका की अपनी मंशा को पूरी तरीके से जाहिर कर दिया। तो क्या माना जाए कि ये एमओयू एक ड्रामा है, या फिर क्योंकि ये एमओयू जो है उसको अभी तक ट्रंप हजम नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका भी हजम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट सरेंडर। नहीं, ये तो देखिए बात सही है कि एमओयू इज अ कंप्लीट सरेंडर, और ट्रम्प भी इस बात को समझ रहे हैं और ट्रम्प इसलिए बौखलाए भी हुए। जेडी वैंस ने देखिए जो कहा वो बात काफी हद तक सही है। उन्होंने वर्ड यूज किया कि वी आर यूजिंग द एमओयू, हम एमओयू का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को फिर से स्टेबलाइज करने के लिए, ऑयल मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए, रीफिल करने के लिए, यानी जो एनर्जी स्टॉक्स डिप्लीट हो गए थे पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी के। उन्होंने ये भी कहा ग्लोबल इकोनॉमी के बहुत सारे जो स्टॉक्स डिप्लीट हो गए थे उनको हम ठीक कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट अलग से उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट भी उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो ये बात तो देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी जब एमओयू साइन हुआ था उस समय भी कि इसके पीछे अमेरिका की कोई शांति की मंशा नहीं। शांति की मंशा मतलब जब होगी तो वो इजराइल डिक्टेट करेगा। हाँ, ये है कि वॉर कब करनी
वो अमेरिका तय कर सकता है। तो आप ये समझिए कि जो ट्रंप और नेतन्याहू में फर्क है वो यही है कि करना है, होना है, लेकिन टाइमिंग जो है वो जो नेतन्याहू तय करते थे पहले, वो अब ट्रंप तय करें। इस तरीके का एक वो आप समझ लीजिए, यही डिफरेंस है, और कोई ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है। वैसे गाली गलौज और इस तरह से उनको एक दूसरे जो ट्रंप का है कि भाई हम बॉस हैं, वो ठीक है, वो अपना बोलते रहे, वो अपने को बॉस और वो बॉस है। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर दूसरा है जो सऊदी अरेबिया से ठनी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप देखिए प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये इनका फर्स्ट वीक ऑफ मई में ट्रंप का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, और ये था कि इसमें सऊदी अरेबिया और तमाम गल्फ एलाइज की मदद से जो जहाज फंसे हैं उनको एस्कॉर्ट करेगा अमेरिका। और उस समय मई के पहले हफ्ते में वो सीधे जंग को दावत थी, क्योंकि अगर अमेरिकन जो जहाज हैं वो जाएंगे, और ये था कि बाय एयर, यानी अमेरिकन हवाई जहाज नीचे से, मतलब जो पानी के जहाज है वो भी, जो हवाई जहाज है वो शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे। मतलब F-35, F-15, F-16 शिप्स के ऊपर उड़ेंगे, और तो वो तो सीधे जंग की बात थी। उसमें तो ये तय था कि ईरान मार देगा, और ईरान किसी F-15 को, F-16 को, F-35 को गिरा देगा, इस तरह की सिचुएशन। तो वो उसमें जो है, देखिए सऊदी अरेबिया ने ना कह दिया कि आप हमारी एयर स्पेस नहीं यूज कर सकते, जबकि 40 दिन की जंग के दौरान सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ था। कम हुआ था, ये बात सही है, क्योंकि MBS की लाइन थी कि हमें इसमें ज्यादा बहुत अंदर तक नहीं घुसना है, लेकिन हुआ था सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस का। और सऊदी अरेबिया में जो बेस है अमेरिकन, उसका इस्तेमाल 40 दिन की जंग के दौरान हुआ था, और जिसके बदले ईरान ने स्ट्राइक भी किया था जो सऊदी अरेबिया में अमेरिकन बेस है। लेकिन मई फर्स्ट वीक में जो सऊदी अरेबिया ने एक स्टैंड रखा, और इसमें जो वॉल स्ट्रीट जर्नल मतलब, और इसकी न्यूयॉर्क टाइम्स की, सॉरी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस तरह से उस रिपोर्ट को रखा है कि ट्रंप ने बात की, ट्रंप बहुत नाराज थे, फिर JD वैंस ने बात की, फिर वहां के जो और लोग हैं फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, उनसे मार्को रूबियो ने बात की, मतलब हाईएस्ट लेवल पे ये कोशिश हुई कि सऊदी अरेबिया के हम स्पेस को और बेस को इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं हो पाया। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, खासतौर पे उस रीजन के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए। ये दिखा रहा है कि सऊदी अरेबिया को लग रहा है कि ईरान के साथ जंग अब हम एस्केलेशन नहीं चाहते, कोई ऐसे हालात भी पैदा हो मिडिल ईस्ट में कि ईरान के साथ जंग हो और लंबी जंग चले, इसके हम पक्ष में नहीं है, इससे हमें नुकसान है। और इसमें देखिए चाइना की भी भूमिका है, क्योंकि चाइना ने ही 2023 में सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती कराई थी, या मतलब समझ लीजिए एक संबंध दोनों के बीच कायम कराए थे। और अभी की जो खबर है कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर चाइना भी जा रहे हैं, उधर अमेरिका सऊदी अरेबिया को एक सिविलियन न्यूक्लियर डील प्रपोज कर रहा है, कि सिविलियन न्यूक्लियर डील, जिसको नेतन्याहू अपोज कर रहे हैं कि भाई ये हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स सऊदी अरेबिया बना ले। बहरहाल, कहने का मेरा मतलब यह है कि ईरान की जंग में जो अमेरिका की हार हुई है, और जो लोगों ने देख लिया 40 दिन में, वो देखिए ट्रंप रिवर्स करना चाहते हैं। अब बात फिर वहीं आ जाती है कि ट्रंप, एक और वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी एक्चुअली एक रिपोर्ट छपी है जिसमें ये आया है कि बकायदा ट्रंप अपने जनरल्स की मीटिंग लेते हैं, और वो मतलब डे बाय डे कि कब सिचुएशन फेवरेबल होगी हमले की, इस तरह की प्लानिंग भी पैरेलल चल रही है। जी, लेकिन अमरीश जी, जो लगातार लेबनान पर हमले हो रहे हैं, और अभी 2-3 रोज पहले जिस तरह का बॉम्ब लेबनान पर गिराया गया, ईरान तो ये कहता रहा है कि जो तमाम रेजिस्टेंस फ्रंट हैं उन सब पर सीज फायर, और अगर लेबनान पर अगर इस तरह का हमला किया गया, और इजराइल लगातार धमकी भी एक तरह से दे रहा है, हालांकि उसकी धमकी का कोई मतलब नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही चीज लगी है, वो है धमकी देना ईरान को, और वो ये कह रहा है कि अगर वो चाहे तो फिर से हमला वो कर सकता है। और तब सैयद अब्बास अरागची उन्होंने कहा कि अपने पालतू जानवर, उन्होंने जाहिर सी बात है पर्शियन या अंग्रेजी में कहा होगा, जिसका हिंदी अनुवाद इसी तरीके से है कि अपने पालतू जानवर यानी कि इजराइल को टेम करके रखे अमेरिका, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो बहुत सख्त अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या वाकई में पालतू जानवर टेम हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लेबनान पर तो वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और उधर
जेरूसलम में जो एम्बेसी खुलवाई खुद ट्रंप ने, अब उसको परमानेंट करने दिया जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जाहिर सी बात है उधर गाजा की तरफ भी अगर हम देखें तो वहां पर भी वो पैर पसार रहा है, तो ये किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं आपको चीजें? नहीं देखिए, इसके लिए आपको इजराइल को थोड़ा समझना होगा। इजराइल क्या है हम आपको बताएं। इजराइल कोई राष्ट्र नहीं है, वो राष्ट्र कहने के लिए है। इजराइल एक तरीके की आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज का एक ग्रुप है, ज़ायनिस्ट का, जो जिनका केवल काम ये है कि जो मुस्लिम देश हैं उनको नुकसान पहुंचाना, चाहे वो इजिप्ट हो चाहे वो टर्की हो। उनकी एक आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी पे वो चल रहे हैं। और वो कभी उसमें, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएगी तो फिर वो जो केवल नाम का राष्ट्र है इजराइल, वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो तो बमबारी की बात करेंगे, वो तो 24 घंटे बमबारी की बात करेंगे, क्योंकि उनको यही काम दिया गया है। वेस्ट ने यही काम दिया उनको कि तुम बस एक काम करो कि बस ये कहो कि हम इसको बॉम्ब कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले इजिप्ट पे हमला बोला, 2 दिन पहले टर्की पे हमला बोला नेतन्याहू ने। जब अर्दोगन ने कहा कि हम, मतलब अर्दोगन तो लगातार बोलते रहते हैं इसराइल के खिलाफ, और अर्दोगन का ये भी था कि जो ट्रंप ने खुद डिस्क्लोज किया जब नेटो के जनरल सेक्रेटरी गए हुए थे व्हाइट हाउस, तो अभी कुछ दिन पहले तो ट्रंप ने उनसे कहा ऑन कैमरा कि टर्की भी इस वॉर में घुसना चाहता था, जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की वॉर थी। और जाहिर सी बात है इजराइल की तरफ से वो नहीं घुसना चाहते थे, ये भी ट्रंप ने खुद ही साफ किया कि ही इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इजराइल, so obviously he wanted to enter the war in Iran's favor। तो और अर्दोगन का ये है भाई कि वो जो जिन कर्डिश ग्रुप्स को अभी भी इजराइल अमेरिका तैयार कर रहे हैं कि अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन होगा ईरान का तो उसमें कर्डिश ग्रुप्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो वो पलट के नुकसान उसका अर्दोगन को होगा, क्योंकि सबसे बड़ी कुर्द पॉपुलेशन वो टर्की में, और वो लोग एक अलग राष्ट्र की मांग भी लंबे समय से कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये सारी चीजें जो अमेरिका और इजराइल चाह रहे हैं, और जो ईरान ने जो स्टैंड लिया, या चलिए 7 अक्टूबर 2023 के पहले वो बखूबी कर लेते, लेकिन जब से ये ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पक्ष में आ गया। अब देखिए लेबनान का एग्जांपल आप लीजिए। लेबनान में अमेरिका ने अब ये जो एमओयू साइन किया ट्रंप ने ईरान से, उसका क्लॉज 1 है कि लेबनान में संधि होनी चाहिए। क्लॉज 1 माने वो अगर नहीं हुआ तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन उस एमओयू को साइन करने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से और लेबनीज सरकार से एक समझौता करा दिया, और उस समझौते में यह है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए। अब ये इंप्लीमेंट तो हो नहीं सकता, असंभव है, लेकिन ये एमओयू का वायलेशन भी है। तो ये एक तरीके से, क्योंकि अमेरिका भाई, आप कैसे एक जगह आप ये लिख रहे हैं कि लेबनीज सॉवरेनिटी गारंटी हम करते हैं, और वहां पर सीज फायर, इजराइल का विड्रॉल, ये सारी चीजें एमओयू में लिखी हुई हैं। तो आप दूसरी तरफ जाके इजराइल का लेबनीज सरकार के साथ आप क्यों एक उनसे डील करा रहे हैं? तो ये जो सारी कोशिशें, ओमान के साथ कोशिश हुई ओमान को तोड़ा जाए, जो ईरान के साथ खड़ा था। अभी मार्को रूबियो गए थे बहरीन, उसके बाद तुरंत उसके बाद ओमान से एक बयान आता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का एक अलग रूट ओमान ने डेजिग्नेट कर दिया है जहां से शिप जा सकती हैं, यानी जो ईरान ने डेजिग्नेट किया था उसके खिलाफ। अब फिर उस पर नया बवाल हुआ, फिर उसमें कुछ स्ट्राइक्स भी दोनों तरफ से हुई, और ईरान ने बहरीन और कुवैत पे मारा भी बड़ा जबरदस्त। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ओमान की भी जो कोशिश थी कि ओमान को खड़ा करें ईरान के खिलाफ, वो भी असफल रही, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो परसों की बात है, जब फिर से अब्बास अरागची और जो ओमानीज हैं या उनकी गालिबाफ की भी बात हुई, तो जो लेटेस्ट स्टेटमेंट ओमान का यही आया है कि हम ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। और इसमें भी आपको बता दें कि जो एमओयू है उसके क्लॉज 5 में लिखा हुआ है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज का मैनेजमेंट ईरान करे। तो इसलिए देखिए ये सब, ये ओमान वाली घटना और ये जो दूसरी घटना जो लेबनान बनी, ये दोनों वायलेशन एमओयू। तो ईरान के पक्ष में ये जा चक्कर, ये कहानी, ये हमेशा वायलेशन तो ये लोग हमेशा करते रहे। इजराइल ने कितने वायलेशन किए ट्रूस के, इसके अभी गाजा ट्रूस है उसका वायलेशन इजराइल रोज करता है, लेकिन पहली बार उनको जवाब मिला।
ईरान से। और इस बार ये जवाब ये हथियारों के साथ भी मिला, स्ट्राइक भी की ईरान ने, और उसके बाद गल्फ देशों को दबा के अपनी तरफ भी किया दोबारा। तो ये तो मेरे देखिए सवाल ये चलेगी है कैसे। कि जी, अमरीश जी कि अभी जहाँ आप भी आप भी जाएँगे आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो हैं उनकी शहादत के बाद ये बहुत बड़ा मौका तो नहीं लेकिन एक गम का एक मौका है कि इतना बड़ा गम जो है वो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड और ख़ास तौर पे जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड है उसके ऊपर आके पड़ा है जब आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हुई जिनको रहबर जो है वो कहा जाता है। मेरा सवाल ये है कि उस वक़्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया वहाँ का नेशनल मीडिया पूरी दुनिया भर से जो आम लोग हैं, इसके अलावा जो डेलीगेट्स हैं, डिग्निटरीज़ हैं, वो सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये अलग-अलग दिन का ये जो कार्यक्रम है, जो 9 तारीख तक चलना है, 4 तारीख से शुरू होकर, ये मुझे बताइए कि ये जो ये कहा जा रहा है कि टाइम बोरो किया जा रहा है, क्या आपको लगता है सबके बीच इज़राइल वहाँ पर कुछ कर सकता है? दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि क्या टाइम बोरो अभी किया जा रहा है और क्या अक्टूबर नवंबर का इंतजार अमेरिका इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और तब जाके कुछ होगा क्योंकि इस एमओयू में ये भी तो है कि जो अमेरिकन बेसिस है वहां पर जीसीसी कंट्रीज में उनको भी हटाया जाएगा। अब वो कैसे हटाया जाएगा, किस तरह से हटाया जाएगा, कितने वक्त में हटाया जाएगा, वो एक अलग बात है। तो इन सबके अगर डॉट्स जोड़े तो आप किधर देख रहे हैं उसको। और सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अभी मैं खबर देख रही थी कि 2 आईआरजीसी के जो कमांडर हैं या उनकी पोजीशन कुछ और होगी, उनको मार गिराया गया है। तो और ये ईरानी मीडिया ने कहा कि ये दरअसल टेररिज्म है और मोसाद की तरफ इशारा किया है। तो मोसाद यानी कि अभी भी एक्टिव है ईरान में, मजबूती से नहीं सही लेकिन है तो एक्टिव, अगर वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है तो। नहीं देखिए, वो उसमें जो मैं बताऊं आपको कि ईरान तो सॉरी इजराइल तो हस्तक्षेप कर ही रहा, और अभी आईआरजीसी के एक असैसिनेशन की आपने बात की, इसके इससे ज्यादा जो एक बड़ी बात हो रही है कि वेस्टर्न बॉर्डर जो ईरान का, जहां पर कर्डिश ग्रुप्स है, कर्डिश ग्रुप्स का बाकायदा इंसर्जेंसी चल रही है इस समय। मतलब वो पूरी तरह से हथियारों के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस से वो लड़े। वहां भी ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 कम से कम सोल्जर्स और एक ऑफिसर वहां पर वो भी मारे गए, और उधर कई जो इस तरह के सेपरेटिस्ट हैं उनको एलिमिनेट ईरान ने भी किया है। तो वो तो चल ही रहा है, और वो कवायद है कि जब फ्यूनरल की प्रक्रिया चल रही हो तो कोई बड़ी घटना हो जाए कर्डिश फ्रंट पे, जिससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाए मीडिया का, क्योंकि डर अमेरिका इजराइल को फ्यूनरल से डर है। और वो डर ये है कि जो डिग्निटरीज आ रहे हैं पूरी दुनिया के, या जो डेलीगेशन आ रहे हैं, ईरान उन सबको इनवाइट ईरान ने किया है, लेकिन ईरान उनको ज्यादा उस पे एम्फेसिस ईरान का नहीं, एम्फेसिस ईरान का है कि ये हमारा फ्यूनरल है, हमारे रहबर का फ्यूनरल है, जनता का पार्टिसिपेशन सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है, जिससे अमेरिका इजराइल डर रहा है कि करोड़ों जनता सड़क पे आ जाएगी तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा ईरान को स्ट्राइक करना फ्यूचर डेट पे, क्योंकि ये दिखाएगा। और उधर इराक भी जाएगा फ्यूनरल प्रोसेशन, और इराक में जंग चल रही है इस समय, मतलब वो वाली पॉलिटिकल जंग चल रही है, क्योंकि इराक के जो नए प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो ईरान की तरफ झुकेंगे कि अमेरिका की तरफ झुकेंगे, इसको लेके बहुत भयंकर जंग चल रही है। मतलब वहां कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, ग्रीन जोन बंद किया जा चुका है, और इधर मेरे ख्याल से 8 जुलाई को, 7 या 8 जुलाई को फ्यूनरल प्रोसेशन नजफ और करबला जाएगा, और सारी की सारी जिम्मेदारी इराकी सरकार की वहां पर रहेगी। और वहां पर भी कुछ होता है तो उसका एक बहुत बड़ा एक इम्प्लीकेशन होगा। तो ये देखिए, ये जो हो रहा है ना फ्यूनरल, ये आग के दरिए के बीच हो रहा है। ये कोई ये ना समझे कि ये फ्यूनरल हो रहा है उस तरह से सामान, ये बहुत बड़ी चीज है, ये भी अपने आप में एक जंग है। फ्यूनरल को सफल करा ले जाना, ये एक जंग में बहुत बड़ी जीत होगी ईरान की। और अमेरिका डाइवर्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ 100। अब वहां पर बॉम्बिंग करेगा जहां इतने करोड़ों लोग जमा है, मुझे वो नहीं लगता। ये जरूर लगता है कि जिस दिन मुश्तबा खामनेई दुनिया से रूबरू होंगी, मेरे ख्याल से 9 जुलाई को, 9 जुलाई को जो फाइनली जो मश्त में जो कार्यक्रम है, जब मुश्तबा खामनेई के बाहर आने की उम्मीद है, उस दिन
कुछ हो सकता है अगल बगल, और उसके पहले भी एक छिटपुट चीजें होती रहेंगी, यानी खासतौर पे कुर्दों के द्वारा या कुछ डायरेक्ट हो सकता है कि अमेरिका कुछ स्ट्राइक कर दे, स्ट्राइक करे फ्यूनरल पे नहीं, लेकिन जो ईरान के आइलैंड्स है जिनमें अभी 2 दिन पहले भी स्ट्राइक किया था, सिरिक और कैशम आइलैंड, जिसमें एक वो अमेरिका का बन गया कि हर 2-3-4 दिन में एक स्ट्राइक कर दो, ताकि ये हो कि एमओयू वगैरह, मतलब ईरान प्रेशर में रहे। तो वो सब चीजें होंगी, तो इसलिए देखिए ये बड़ा टेंस माहौल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो फ्यूनरल ये है, ये बड़ा दुनिया का वाहिद ऐसा फ्यूनरल है जो जंग के बीच हो रहा है, और जंग जंग के तरीकों से हो रहा है, जंग की तरह हो रहा है। बिल्कुल, आप ये इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि जंग के तरीके से हो रहा है और जंग के बीचों-बीच हो रहा है, क्योंकि अभी भी आप ये देखिए कि इज़राइल, अमेरिका दोनों ही कोई बात तो आ नहीं रहे हैं, और ईरान भी अपनी पोज़ीशन जो है, जो उसने हासिल की है, लड़कर एक तरह से अपनी ताकत को दिखाकर उसको भी लगातार वो असर्ट कर रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आखिरी मेरा सवाल अमरीश जी आपसे कि मुश्तबा खामनेई की आपने बात की है, ज़ाहिर-सी बात है पूरी दुनिया उनको देखने के लिए बेकरार है, उनको सुनने के लिए रूबरू, और ईरान की जनता तो सबसे ज़्यादा उनको सुनने के लिए बेकरार होगी, क्योंकि उन्होंने अपने रहबर को खोया और उनके बेटे जो हैं वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुए और इतने दिनों तक उनको नहीं देखा गया। सीधे तौर पर हमने उनके ऑडियो मैसेजेस हमने देखे, लिखित मैसेजेस देखे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो उस तरह से सामने नहीं आए। तो अब ये उम्मीद की जा रही है, तो ये 2 तरह का इवेंट है। एक तरफ जनाज़ा आयतुल्लाह अली खामनेई का, और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर का सीधे तौर पर सामने आना, उनको फिजिकली देखना, ये 2 बड़ी चीजें हैं। और ये बहुत बड़ा एक तरह से एक इवेंट के तौर पर, या दूसरे तरीके से मुझे अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि उस तरह से देखें तो बहुत बड़ी बात एक तरह से है ये पूरे शिया और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। लेकिन इस सब के बीच आखिरी मेरा सवाल कि हॉर्मूज की जो लड़ाई है वो तो अमरीश जी अभी भी जस की तस बनी हुई है। अभी भी कौन जहाज कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, हर कोई अपनी पोजीशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि घूम फिर कर धुरी जो है वो लटकी हुई तो हॉर्मूज पर है? ईरान के पास भी हॉर्मूज जो है वो तुर्क-का है, वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अमेरिका भी वह पोजीशन कर रहा है, ओमान भी कर रहा है, और दूसरे कंट्रीज भी इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका जिन जहाजों को कहता है कि वो निकले उस रूट से या उसके कहने पर, उसको ईरान नहीं जाने दे रहा है। ये साफ साफ तौर पर हो रहा है। तो यानी कि सेंटर जो है वो हॉर्मूज ही बना हुआ है अभी भी। नहीं, सही सही बात है, सेंटर हॉर्मूज बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि वो ईरान के हाथ में एक न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा इफेक्टिव एक चीज है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ईरान अकेले बैठा सकता है, और ईरान ने ये ताकत देख ली, और ये चीज सफल भी हुई, क्योंकि जो एमओयू हुआ है उसमें समझ लीजिए आप 60 से 70% जो ईरान ने कंट्रोल कर लिया था होर्मुज को, और जो वहां माइनिंग कर दी थी, यानी माइंस बिछा दी थी, तो ट्रम्प की हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि एक शिप भी उड़ गई, अगर हम चाहे जितना बड़ा ग्राउंड इन्वेजन कर दें, अगर एक शिप भी उड़ गई कमर्शियल, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और इसलिए वो उस सिनारियो से ट्रम्प बहुत घबराते हैं। तो इसलिए देखिए स्टेट ऑफ हुर्मुज एक बड़ा एक चोक पॉइंट एक तरह से जो बना हुआ है। एक चीज आपको और बता दें कि ईरान जो है वो जहाज नहीं जाने दे रहा है अमेरिका के, सही बात है, इसराइल के तो खैर हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान अपने जहाज भेज रहा है, क्योंकि सैंक्शन उस पर से हटा लिए गए। तो और ईरान की भी जो कोशिश है, क्योंकि ये जो बात है कि एमओयू का इस्तेमाल अमेरिका समय समय खरीद रहा है, दैट अमेरिका इज बाइंग टाइम, ईरान इज ऑल्सो यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट इटसेल्फ, बिकॉज उसमें देखिए क्या है कि आप हर दिन आप सोचिए, जंग के पहले करीब 1.7 मिलियन बैरल्स जो तेल का, ऑयल का निकलता था वहां से, ईरान से बाहरी देशों के लिए। अभी वो 3 मिलियन बैरल्स पर डे हो, डबल, 3.4 भी कुछ लोग कह रहे हैं, डबल हो गए। और ईरान है, मतलब अभी तक आप जब से एमओयू हुआ है और अभी तक करीब 50 मिलियन बैरल्स ऑफ तेल ईरान ने अपना वहां से निकाला है, एंड ऑब्वियसली उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। तो ये एक ईरान की भी एक पूरी ये है कि जितना इस समय निकालना है चीजों को निकाल लो, और उधर चाइना में ज्यादातर तेल पहुंच रहा है, चाइना के पास फ्यूल रिजर्व खूब सारे, बहुत सारे हो गए हैं। तो ये एक अगली जंग की तैयारी ही है कि ईरान के पास रिसोर्सेज जो हैं उनको बाहर भेजो, उधर जो ईरान के एलाइज हैं उनको और मजबूत करो, और ईरान अपने आप को भी
आर्थिक तौर पे मजबूत करे। तो ये देखिए पूरा एक मेरे ख्याल से 9 जुलाई के बाद सिचुएशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, और इस दौरान जो होगा, अभी आज 2 तारीख है, 3 या 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जो होगा वो भी बहुत कुछ तय करेगा। जी जी, बिल्कुल। तो आने वाला ये पूरा हफ्ता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल होने जा रहा है ईरान के लिहाज से और बहुत सारी चीज़ों के लिए कि ये जंग किस तरफ जा रही है, किस तरह से इसको देखा जाए और लगातार ईरान भी अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर रहा है। उसके लिए भी ये एक वॉर की तरह ही है क्योंकि अब तक की सबसे तगड़ी सिक्योरिटी ईरान करने जा रहा है। वहाँ पर उसकी तैयारियाँ ज़ाहिर-सी बात है बहुत पहले से की जा रही हैं। अब तो उनको आखिरी अमली जामा जो है वो पहनाया जाना है, तो ये देखना बेहद इम्पोर्टेंट होगा तो पूरी दुनिया के लिए कि ईरान इसको कैसे मैनेज करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी नमस्कार। थैंक यू।